बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरबी औरत कैसे पाकिस्तान नौजवान को अपना बॉडीगार्ड बना के इस्तेमाल करती। जब नौजवान को पता चला तो फिर उसने अरबी औरत को 3 दिन तक, मैं एक लंबा चौड़ा ताकतवर मर्द था, मुझे शुरू ही से पिस्तौल चलाना, लड़ाई झगड़े का शौक था। पढ़ाई में मेरा कोई ख़ास लगाव नहीं था, इसलिए मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करने लगा। हमारी सिक्योरिटी कंपनी मुख्तलिफ कार्स को मुख्तलिफ जगह पर हिफाजत के लिए भेजा करती थी। मैं अभी एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बन गया था। मुझे अपनी नौकरी से बड़ा इश्क था, लेकिन ये इस वक्त उस वक्त हवा हुआ जब बैंक में कुछ डाकुओं ने हमला किया और मैंने जान की बाजी लगाकर ना सिर्फ लोगों को बल्कि पैसों को भी महफूज किया, और बदले में मुझे कुछ भी ख़ास वसूल ना हुआ। वही मेरी मामूल से 18,000 तनख्वाह मेरे हाथ में थमा दी गई और सारा क्रेडिट बैंक के मैनेजर को दे दिया गया। खबरों में भी बैंक के मैनेजर को हीरो बना दिया गया, और ये देखकर तो मेरा दिल ही चाट हो गया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और कहीं मेरा कोई नाम तक नहीं आया। 18,000 रुपया एक मामूली रकम थी जिसकी खातर मैं मर भी सकता था। इसी बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं। मैं दिन रात किसी कश्मकश में था कि जब मेरी खाला ने आकर अम्मा को अंगूठी वापस पकड़ाई और कहने लगी कि हम कश्माला की शादी तागरक से नहीं कर सकते, इसकी नौकरी में तो मौत ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। हम अपनी जवान बच्ची को जानबूझकर सारी ज़िंदगी रोने के लिए तारक के साथ नहीं छोड़ सकते। खाला की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और कहा कि आप ऐसे कैसे मंगनी तोड़ सकती हैं, कश्माला और मेरा सालों का साथ है। पहले तो खाला कुछ घबराई और फिर कहने लगी, कश्माला के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़के की तनख्वाह 50,000 रुपया है और घर भी अपना है। तुम ही बताओ, मैं अपनी हीरे जैसी बेटी तुम जैसे गार्ड के वाले क्यों करूं? तुम कमाते ही कितना हो फिर तुम्हारी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। यह कहकर खाला ने साफ इनकार कर दिया और चले गई। मेरे तो दिल पे जैसे किसी ने खंजर ही घूम दिया। सारी ज़िंदगी में यानी कश्माला के ख्वाब से जा रहे थे और अब मामूली सी नौकरी में इसे मुझसे दूर कर दिया। मैंने कश्माला से बात की, लेकिन वो भी इस रिश्ते के तोड़ने पर राज़ी थी। कहने लगी कि कब तक मैं अपनी ख्वाहिशत का गला घूंटती रहूँगी जब मुझे वालदा के फासले पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ पैसों की वजह से वो मेरी मोहब्बत ठुकराने के लिए राज़ी थी। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मैं अपनी नौकरी से इतने पैसे कमाऊंगा कि कश्माला को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। इन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त सऊदीया से वापस लौटा। मैंने इससे बात की तो कहने लगा, सऊदी अरब में तो शेखों के पास बड़ा पैसा है, वो लोग दिखावे के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं। अगर तुम कहो तो मैं वापस जाकर तुम्हारी नौकरी का इंसाफ करता हूँ, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और पैसे भी रियाल में मिलेंगे, तुम्हारे दिन खुद ब खुद बदल जाएंगे। मैंने हामी भर ली। महीने भर यहाँ रहने के बाद वो सऊदी अरब चला गया और फिर 15 दिन बाद ही उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा काम बन गया। यहाँ पर एक अरबी औरत को अपने लिए गार्ड की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान गार्ड रखना चाहती, तो अपने कागजात भिजवाओ, मैं तुम्हारी नौकरी का पक्का इंतजाम कर देता हूँ। इसके बाद सुनकर तो मैं खुश हो गया और मैंने अपने सारे कागजात भिजवा दिए। महीने 2 महीने के अंदर ही मेरी अरबी मालकन ने मुझे सऊदी अरब बुलवा लिया। वहाँ पहुँच के पहले तो मुझे लगा कि मेरी अरबी मालकन कोई बहुत ही अमीर औरत होगी जिसका मुझे गार्ड बनना होगा, क्योंकि मामूली लोग तो गार्ड रखते ही नहीं, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन वहाँ पहुँच मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मालकन कोई अमीर औरत नहीं थी। कम अज़ कम मुझे तो ऐसे ही लगा था। इसका एक आम सा घर था, एक छोटी सी गाड़ी थी और देखने में वो कोई मामूली सी औरत लगती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकन को गार्ड की क्या ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसकी हिफाजत की जाती। इतना पैसा, ऐसी औरतें तो पाकिस्तान में आम थी। जहाँ आने से पहले मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मेरी मालकन रईसज़ादी होगी, इसका बड़ा सा महल होगा, पता नहीं कितने दुश्मन होंगे जिससे गार्ड की ज़रूरत होगी, मेरा काम कितना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ आकर मैं पुरस्कून हो गया। मुझे लग रहा था कि भाई ये औरत सिर्फ शोशे के लिए मुझे रखना चाहती है, वरना किसी गार्ड की इसको ज़रूरत नहीं थी। पहली मुलाकात में मेरी मालकन जन्नत ने मुझे सर से पाँव तक दिखा और कहने लगी, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे गार्ड मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ख़ास काम के लिए रखा है, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, चाहे मैं अपने कमरे में ही क्यों ना जाऊँ। तुम्हारी नौकरी 24 घंटे की है, तुम्हें सोना भी मेरे ही कमरे में होगा, तुम मुझे छोड़कर एक लम्हे के लिए यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। मैं मालकिन की इस बात पे हैरान रह गया। 24 घंटे, 24 घंटे की नौकरी, ऐसी नौकरी कौन करता है भला? वो तो मेरे लिए एक गैर औरत थी, मैं रात को इसके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? ये बात तो बड़ी अजीब थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपना वतन छोड़ के परदेस आया था और इसी औरत को बुलवाने पर आया था। अगर मैं शुरू से ही इतराज़ात लगाता तो हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल देती। मेरे दिमाग में रह रह के कश्माला का ख्याल आ रहा था कि मुझे कुछ बनना था, पैसा जमा करना था, इसे बताना था कि उसने मुझे छोड़कर कितना घाटे का सौदा किया। इसलिए मैंने आसानी से अपनी मालकिन की बात मान ली। जिस वक्त
मैं मालकिन के पास पहुंचा। उस वक्त से तो मेरी नौकरी शुरू हो गई थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और मुझे अपने सामने ही सोफे पर बिठा लिया था। इसके हाथ में एक सेब था, दूसरे हाथ में छुरी। वो सेब काट रही थी, कभी कभी तिरछी नज़र मुझ पर डाल रही थी। जब उसने सेब काटी तो मेरी तरफ प्लेट बढ़ा दी, कहने लगी, लो खाओ, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। मालकिन का इस तरह मुझे सेब पेश करना बहुत ही अजीब लगा। मैंने फ़ौरन शर्मिंदा होकर इनकार कर दिया, कहा कि मैं ड्यूटी टाइम पे कुछ नहीं खाता। मेरी बात पे हंसनी हो, कहने लगी, तुम्हें तो 24 घंटे की ड्यूटी करनी है, बेहतर यह है कि खाते पीते रहो ताकि तुम्हें ताकत रहे। वैसे भी मुझे तुमसे जो काम करवाना उसके लिए तुम्हारा ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ ना आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। खैर मैंने खामोशी से सेब खा लिया। कुछ देर बाद मालकिन ने मुझे सोने का कह दिया। मैं परेशान हुआ कि हम एक ही कमरे में कैसे सोएंगे। मालकिन कहने लगी, बेफिक्र होकर सोफे पे सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम कमरे से बाहर जाओ। मुझे गार्ड चाहिए, इसलिए तो नहीं रखा। तुम रात को मेरी हिफाजत नहीं करोगे क्या? मेरे हिसाब से तो इस औरत को बीच सड़क पर भी कोई ख़तरा नहीं हो सकता था, फिर भला कमरे में कैसे कोई ख़तरा होता। लेकिन मैं खामोशी से सोफे पे लेट गया। मुझे हरगिज़ भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन अपनी जगह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं इस आम सी औरत को बॉडीगार्ड रखने की क्या ज़रूरत आ गई थी। मेरा नहीं ख्याल था कि इसे किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान का खदशा हो गया। इस औरत के पास लौटाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। कब तो फिर इसने इतने हज़ारों रियाल की नौकरी पर मुझे क्यों रखा? यही सब सोचते सोचते न जाने रात के किस पैर मेरी आंख लगी और मैं सुबह उठा तो मेरी अरबी मालकिन कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी मालकिन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने पाकिस्तानी गार्ड रख लिया है, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा मर्द है, मैं इसका खूब ख्याल रखूँगी और इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। मालकिन ये बात सुन के मैं हैरान रह गया। नौकरी तो मेरी थी, मैं इनका ख्याल रखता, लेकिन वो मेरा ख्याल रखने की बात कर रही थी। पता नहीं किसका फ़ोन था। मालकिन को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। उन्होंने पलट कर देखा तो फिर फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगी, तुम उठ के अब कुछ खा पी लो, इसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेकअप हो और तसल्ली हो जाए। कि मैंने हैरत से पूछा, मालकिन मेरा कैसा चेकअप करवाना चाहती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात सुन के मालकिन मुस्कुराई, कहने लगी, कभी कभी मर्द को मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं। अगर डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो बेहतर है, वरना बाद में परेशानी होगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मालकिन कहना चाह रही है कि वो मेरी मर्दानगी का टेस्ट करवाएगी। मगर मालकिन को मेरे मर्द या नामर्द होने से क्या फ़र्क है? मालकिन की बातें सिर्फ मेरी समझ से बालातर थीं, लेकिन मैं इनके हुक्म का गुलाम था। इस नौकरी के बदले में मुझे 4000 रियाल मिल रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए थे? इसलिए मालकिन की हिदायत पर मैं इनके साथ हॉस्पिटल चला गया। मालकिन ने अरबी में डॉक्टर से क्या बातचीत की मैं समझ नहीं सका सकता। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किया और हमें वापस भेज दिया। मैंने मालकिन से पूछा कि ये टेस्ट क्यों किए हैं? मैं यहाँ आने से पहले अपनी सारे टेस्ट करवा के आया था। मेरी बात सुनकर मालकिन हंस कर कहने लगी कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, बस यूँ समझ लो कि मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। वैसे भी पाकिस्तान में कैसा इलाज होता है मैं अच्छी तरह ही जानती हूँ। इनकी बात पे मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, लेकिन इन 2 दिनों में मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। ना ही मालकिन घर से बाहर निकलती और ना ही कहीं आती जाती, ना ही कोई मालकिन से मिलने आता और ना ही मालकिन मुझे कोई ख़ास अमीर लगती थी। लेकिन फिर भी इसने मुझे रखा था, बस यही बात मुझे खटक रही थी। और फिर जब मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मालकिन काफ़ी परेशान होकर कहने लगी, तुम्हें तो काफ़ी सारे अंदरूनी मसाइल हैं। डॉक्टर ने इसमें लिखा है कि तुम्हें 2 दिन तक भूखा रखना होगा और फिर इसके बाद तुम्हारा कोई ख़ास टेस्ट होगा। मालकिन की बात सुनकर मैं घबरा गया और पूछा कि मुझे क्या हो गया है। मालकिन के कंधे उछाले और कहने लगी, अब तो ये डॉक्टर सही बता सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही करो। तो मैं 2 दिन तक भूखा रहना है और फिर ही तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। 2 दिन तक भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तो सेहतमंद ग़िज़ा खाने की आदत थी और मैं वक्त पे खाना खाता, इसलिए मैंने मालकिन को कहा, आप इन मसलों में ना पड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आपकी हिफाजत करने के लिए आया हूँ और मैं अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दूंगा। लेकिन मेरी बात सुन के मालकिन ने नफ़ी में सर हिला दी और कहने लगी, जब तक तुम मेरे पास काम कर रहे हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी और सेहत मुझ पर फ़र्ज़ है। ये हम अरबियों का असूल है कि हम सबसे पहले अपने नौकरों की सेहत का ख्याल रखते हैं। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि जब तक मैं पाकिस्तान में गार्ड की नौकरी कर रहा था कभी किसी ने मेरी ज़रूरियात मेरी सेहत की तरफ तवज्जो ना दी। 18,000 रुपये मेरे हाथ में पकड़ा कर मुझसे जान छड़ा ली जाती। ये पहली दफ़ा हुआ था जब मेरे इतने सारे टेस्ट हुए और मेरी मालकिन मुझ पर इतनी ख़ास तवज्जो दे रही थी। मालकिन ने अच्छा रहना शुरू कर दिया।
अगर चाहिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मालकिन मुझे बस थोड़ा बहुत तेल पीने को देती और कहती कि ये जैतून का तेल पी लो, इससे तुम्हारी भूख कुछ कम हो जाएगी और तुम्हारे पेट की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना, तुम्हारे मसले ठीक हो तो फिर हम दोनों दूसरे शहर चले जाएंगे। मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है क्योंकि वहाँ मेरी जान को ख़तरा है। मेरा कारोबार दूसरे शहर में और मेरे वहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं। मालकिन की बात सुनी और समझ आई कि यहाँ मालकिन क्यों घर से कम निकलती हैं। यहाँ कोई मिलने नहीं आता क्योंकि यहाँ शायद उनका कोई भी नहीं रहता था। इसने मुझे दूसरे शहर के लिए रखा था, मगर मेरा वीज़ा तो इस शहर के लिए लगा था। मैं दूसरी शहर किस तरह जा सकता था? यही सवाल मैंने मालकिन से पूछा तो कहने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, ये सब मैं देख लूँगी। पूरे 2 दिन तक मैं मालकिन ने मुझे खाने के नाम पर कुछ ना दिया और जब 2 दिन गुजरे तो मेरा टेस्ट करवाने हमें हॉस्पिटल जाना था। लेकिन इससे पहले ही मालकिन ने मुझे एक कैप्सूल दिया और कहने लगी कि मैं टेस्ट कराने से पहले ये कैप्सूल खाना है, इसके बाद पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। वो कैप्सूल कुछ अजीब सा दिखने में था, काफ़ी बड़ा। मैंने आज तक ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए कैप्सूल खाना मुझे मुश्किल लग रहा था। और भी बगैर पानी के मैंने मालकिन के हाथ से कैप्सूल लिया और इसी वक्त इनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर बात करके कमरे से निकल गई। मैंने जैसे ही इस कैप्सूल को मुंह में रखा, मुझे तो उल्टी सी महसूस हुई और कैप्सूल वापस निकल कर मेरे हाथ में। मैंने जल्दी से इसे छुपा लिया कि मालकिन इसे मेरे हाथ में देखकर गुस्से में ना आ जाए। समझ नहीं आ रहा था इतना बड़ा कैप्सूल बगैर पानी के किस तरह निकलूंगा। मैंने इधर उधर देखा और कहीं मालकिन नज़र ना आई और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लूँ, जैसे तैसे ये कैप्सूल को हलक से नीचे उतार लूँ, ज़रा से पानी से कोई फ़र्क पड़ेगा। यही सोच के मैं कमरे से बाहर निकला और बर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगा तो मेरे कानों में मालकिन की आवाज़ है। फ़ोन पर किसी से बात आस्ता आस्ता कर रही थी। उनकी आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। वो कह रही थी कि मैंने अपने बॉडीगार्ड को कैप्सूल खिला दिया है, अब जल्दी मैं इसे लेकर दूसरे शहर पहुँचूँगी। तुम डॉक्टर को पहले ही हमारे आने का बता देना। इनकी बात ने मुझे चौंकने पे मजबूर कर दिया। आखिर मालकिन ने मुझे ऐसे कौन से कैप्सूल दिए जिनका जिक्र वो करी थी? इसे खाने के बाद वो मुझे हॉस्पिटल नहीं बल्कि दूसरे शहर ले जाने वाली थी। मेरी समझ से कुछ नहीं आ रहा था। पहले दिन से लेकर अब तक मालकिन का वजूद मेरे लिए मोहमय बना रहा। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की लेकिन उनकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई और मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने इस कैप्सूल को अपने कपड़ों की जेब में दबा लिया था और बहुत सोचने के बाद अपने पाकिस्तानी दोस्त को फ़ोन मिलाया जिसके तवस्सुत से मुझे ये नौकरी मिली थी। मैंने इसे सारी बात बताई कि मालकिन ने इस तरह मुझे भूखा रखा और कोई ख़ास कैप्सूल खिलाया, अब वो मुझे दूसरे शहर ले जाने का इरादा रखती। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त चौंक गया और कहने लगा, मुझे पाकिस्तान बॉडीगार्ड रखने पर खुसूसन जोर दिया, और अगर वो इतनी अमीर नहीं है तो उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत ही क्या है। मैं भी इतने अरसे से दुबई में नौकरी कर रहा था लेकिन मेरे मालकों ने कभी मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया, मेरी सेहत पर इतनी तवज्जो नहीं दी। तेरी मालकन तो अजीब औरत है या फिर दाल में कुछ काला है। तू वो कैप्सूल ना खाना और खामोशी से देखना तेरी मालकिन क्या करती है। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। फिर मालकिन ने मुझे हॉस्पिटल लेने जाने की बजाय सीधा एयरपोर्ट ले आई और वहाँ से हमने दूसरे शहर की फ़्लाइट खरीदी। मेरा पासपोर्ट मालकिन के पास ही था। मालकिन ने शायद मेरा वीज़ा लगवाया था इसलिए ज़्यादा मसला ना हुआ। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मालकिन मुझसे बहुत दूर दूर थी, जैसे मेरा और इसका कोई तल्लक ना हो। मेरा पासपोर्ट भी उसने मेरे हाथ में थमा दिया। अक्सर जगहों पर तो मुझे मालकिन को ज़्यादा तलाश करना पड़ता, पता नहीं वो कहाँ आगे पीछे हो जाती थी। जब हम जहाज़ में पहुँचे तो मैंने मालकिन से कहा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको तलाश कर रहा था। उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहने लगी, इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ हो। इनकी यह बात मैंने इनसे पूछा, क्यों मालकिन, सब ठीक तो है? उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, कहने लगी, तुमने इतनी अक्ल भी नहीं है कि तुम ये भी नहीं समझते कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया मुझे पता चले कि तुम मेरे गार्ड हो। इस तरह तुम क्या खाक मेरी हिफाजत करोगी? उनकी बात सुन के मैंने सारी पकड़ लिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो चाहती हैं कि मैं चोरी छुप कर इनके आगे पीछे रहूं और उनकी हिफाजत करूं ताकि किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म ना हो। और पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था। मैंने मालकिन से कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, फ्लाइट में खाने को इतना कुछ है, मैं थोड़ा बहुत खा लूँगा। उन्होंने गुस्से से मुझे देखकर कहने लगी कि वहाँ इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा टेस्ट करवाऊँ। अब हम दूसरे शहर जाकर तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे और फिर ही अपना काम शुरू करूँगी। भूख से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी लेकिन मैं मजबूरन खामोश बैठा रहा। फिर घंटे भर हम दूसरे शहर पहुँच गए। मालकिन एयरपोर्ट से मुझे सीधा एक वीराने में
बने हॉस्पिटल में ले गए। मुझे भी तसल्ली होगी कि टेस्ट होने के बाद मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन न जाने उन्होंने वहाँ जाकर अरबी में डॉक्टर से क्या कहा कि वो मुझे खामोशी से एक कमरे में ले गया। वहाँ जाकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि वो कमरा किसी ऑपरेशन थिएटर का मंजर पेश कर रहा था। डॉक्टर ने जैसे मुझे लिबास तब्दीली करने के लिए कहा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं तो इतना तो समझ गया था कि यहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए लाया गया। ने मैंने घबरा कर डॉक्टर से कहा कि ये सब क्या है। वो डॉक्टर थोड़ी बहुत उर्दू समझता था। मुझसे कहने लगा, आपका ऑपरेशन होगा और जो कैप्सूल आपने खाया है इसे आपके पेट से निकाला जाएगा। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, क्यों? वो कैप्सूल मेरे पेट से क्यों निकाला जाएगा? इसे खाकर भी मुझे ये दूसरा दिन है। डॉक्टर मुस्कुराया और कहने लगा, ख़ास किस्म का कैप्सूल था जिसे स्मगल कर दिया गया है। आपकी मालकिन ने आपको इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और आपके लिए कैप्सूल स्मगल करके यहाँ पहुँचा है, और आप वो कैप्सूल अब आपके पेट से निकाल कर यहाँ फ़रोख्त कर दिया जाएगा। यही आपकी मालकिन का कारोबार है, और आपने ज़रा भी शोर मचाने की कोशिश की तो नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस आदमी की बात से पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो समझ आ गया कि मेरी मालकिन ने बड़ी चालाकी से मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर डाला है, और मैं इनके बिछाए छाल में बुरी तरह फंस चुका था। मैं बस कशमाला से बदला लेना चाहता था, और बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि मैं अपने हाथों अपना मुस्तकबिल दाव लगाने पे था। मैंने इस डॉक्टर से कहा कि वो मेरे पेट में नहीं है। इतना बड़ा कैप्सूल निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने मालकिन से छुपा कर जेब में डाल लिया था। और फिर जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो इससे पहले ही मैंने इस कैप्सूल को एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे की रंगत ही बदल गई। वो कहने लगा, शायद आपको मालूम नहीं वो कितने लाख डॉलर का कैप्सूल था जिसे आपने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। जब आपकी मालकिन को यह बात पता चलेगी तो आपका हशर बिगाड़ देगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत तेज़ी से इस डॉक्टर की ऐसी नब्ज़ दबाई कि वो बेहोश हो गया, और मैं खुद वहाँ से निकल कर बाहर आया और अंदर मौजूद डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया। पता नहीं वो आपको मुझे कौन से कैप्सूल में फंसाने वाला था, इसलिए मैं इसे मार कर आया हूँ। आप मेरे साथ चलें। मालकिन को मेरी बात की समझ न आई, लेकिन पुलिस के नाम पर वो बुखला गई। मैं मालकिन को लेकर सुबह से बाहर निकला और इनसे कहा कि ऐसी जगह ले चलें जहाँ कोई ना हो। मालकिन मुझे अपने एक घर में ले गई, और वहाँ वो घर छोटा सा था। मैंने मालकिन को बड़े अच्छे से कमरे में बंद कर दिया और उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। इनसे जब इन्हें अंदाज़ा हो गया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है तो वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटने लगी। लेकिन ये घर बहुत वीराने में बना हुआ था। मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा ना खोला, और दिन गुजरने लगे। 3 दिन तक जब मैंने मालकिन को ज़रा बंद रखा और दरवाज़ा पीटने में मुझे आवाज़ लगाती रही, लेकिन मैं जवाब न देता। जब तीसरे दिन मुझे यकीन हो गया कि मालकिन बेहोश हो चुकी है तो मैंने दरवाज़ा खोला और फिर इनके कमरे की तलाशी ली। मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल गईं जिसे मैं इनके ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। मैंने खुद ही अरबी पुलिस को फ़ोन करके बुलवाया और मालकिन को इन तमाम सबूतों के साथ पुलिस के हवाले किया और सारा माजरा सुना दिया। पुलिस वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, बहुत अरसे से वो इस गिरोह को तलाश कर रहे थे। ये लोग पाकिस्तान से हट्टे कट्टे लोगों को यहाँ बुलवाते हैं, फिर नौकरी का झांसा देते हैं और गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उनके काम आ जाते तो ये आपको फ़ौरन पाकिस्तान वापस भेज देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा के बाद आप दोबारा उनके कारमंद नहीं रहते। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरा ऑपरेशन भी हो जाता, मुझसे स्मगलिंग भी करवाई जाती और मैं नौकरी के लिए काबिल भी न रहता। पुलिस वालों ने ना सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा किया बल्कि मुझे पुलिस की नौकरी भी दिलवा दी। आज मैं सऊदीया की पुलिस की ने मुलाजमत करता हूँ। मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सुकून है। मैंने अपने घर हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजे थे और पाकिस्तान में हमारे हालात सुधर गए थे। मैंने अपने दिल से कशमाला से बदला लेने का इरादा ही मिटा दिया था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया था। हर इंसान को अपने लिए फ़ैसला देने की इख्तियार हैं। हम किसी पर अपने आप को मुसल्लत नहीं कर सकते। यही सोचकर मैंने भी कशमाला को माफ़ कर दिया।